नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का क्लास 24 आप लोग राजस्थान के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आर्थिक नियोजन से रिलेटेड टॉपिक अभी चल ही रहा है और इसमें हमने अब तक 3 से 4 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो हमने आर्थिक नियोजन टारगेट रखा है उसमें सबसे मुख्य प्रश्न जो आते हैं वो पंचवर्षीय योजनाओं से आते हैं। अब तक की सीरीज में हमने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा की है, आगे भी इसी प्रकार से चर्चाएं जारी रहेंगी और आज की क्लास भी हमारी इसी प्रकार की होने वाली है। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा शुरू हो चुका है और आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले टॉपिक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि ये भी आर्थिक नियोजन का ही क्या है पार्ट है। और इसी आर्थिक नियोजन के पार्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जैसे कि कुछ विद्यार्थी भी चैनल पर हो सकते हैं नए हो, तो मैं आपको बता दूं अभी तक हमने थ्योरी की क्लासें जो है वो कंप्लीट पढ़ ली है। उसके बाद में हम एमसीक्यू जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अब तक हमने लगभग 7 से 8 क्लासें ऑलरेडी पढ़ ली हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए अगली क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं और आर्थिक नियोजन के ऊपर ये चौथी या पांचवी क्लास हमारी लगातार निरंतर जारी है। और एक और हमारा सेगमेंट चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए स्पेशल ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज। तो जो भी विद्यार्थी ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज से अभी तक जुड़े नहीं है तो वो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि 2 क्लासें मैंने वहां पर भी पढ़ाई है आपको ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज में, जिसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्टों का कॉम्बो बनाया है। 3 सब्जेक्टों का कॉम्बो, इंडियन इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटी और एक हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। तो वहां पर भी हमारा जो है ब्रह्मास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजस्थान में सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का एक श्रृंखला है, सीरीज है और संभावित क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये तो कंफर्म हो ही गया है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर भर्ती परीक्षा में जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जूनियर अकाउंटेंट के लिए हो या कोई भी आप राजस्थान की भर्ती परीक्षा, जैसे भी वर्तमान में आरएस का भी आ रहा है और भी ग्रेड फर्स्ट का भी आने वाला है और भी तमाम जैसे सभी भर्ती परीक्षाएं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इससे जुड़िएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला आप लोगों के लिए। और अगर आप इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो भैया आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक और कारगर साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर के 12 तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, क्योंकि 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, क्योंकि वो समाप्त वहां से बंद हो गई है योजनाएं। निर्धनता का उन्मूलन, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास और अल्पसंख्यकों का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसका राइट आंसर आप क्या बता रहे हो। चलो जी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, निर्धनता का उन्मूलन होगा, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास होगा, सामाजिक न्याय के साथ विकास होगा और अल्पसंख्यकों का विकास होगा। तो मैं आपको इसका सीधा उत्तर बता देता हूं कि जहां पर हमने तीव्रतर शब्द पढ़ना है, अधिक समावेशी पढ़ना है, तो आप सीधा सीधा चुन लीजिएगा इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना का दोनों का लगभग, इसमें केवल रोजगार जोड़ दे तो फिर ये वैसे 9वीं का है, रोजगार जोड़ते ये 7वीं का हो जाएगा। अल्पसंख्यकों का विकास कोई पंचवर्षीय योजना में नहीं है। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः निर्धनता उन्मूलन के लिए चलाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछता है तो वहां पे भी ऐसा ही है, वहां पे तीव्र एवं अधिक संधारणीय या संपोषणीय क्या रखा गया है, इसका टारगेट रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 था और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर के क्या था भाई, 2012 था। ठीक है, यहां तक कोई समस्या जी नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 के ऊपर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007, 2001 से 2006, 2000 से 2005 और 2003 से 2008। कौन सी योजना की बात कर रहा है, 10वीं योजना का। तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया भी है और मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं कि हमें 1 से लेकर के ये पंचवर्षीय योजना का जो शेड्यूल है वो भैया बिल्कुल पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अनेक बार आपको पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 51 से लेकर के 5 साल जोड़ दो 56।
दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 5 साल जोड़ दो 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 5 जोड़ दो 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में विराम आ गया, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का योजना अवकाश आ गया। तो 66 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। 69 में फिर वापस से 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। फिर 74 में 5 जोड़ोगे तो कितना होता है? 79 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये एकमात्र ऐसी योजना थी जो कितने साल चली थी? सबसे कम 4 साल चली थी। 5वीं के बाद में फिर से अवकाश आ गया, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और ये 2 वर्ष का जो आया था इसको बोलते हैं अनवरत प्लान बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं 2 वर्ष का। 78 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1980 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल किया गया। और 80 से फिर 5 जोड़ दो 1985। फिर 85 में आप कितने जोड़ दो भाई? 5 जोड़ दो 1990 हो जाएगा। फिर इसके बाद में योजना अवकाश आ जाएगा 2 वर्ष का, 1990 से 92 तक का। तो 2 वर्ष जोड़ोगे तो 92। 92 में आप सीधा कितना जोड़ दो? आप सीधा 92 में जोड़ो 5 तो कितना हो जाएगा? 97। फिर 97 में आप कितना जोड़ोगे? 5 तो कितना हो जाएगा? 2002। 2002 में फिर आप जोड़ोगे 5 तो कितना हो जाएगा? 2007 हो जाएगा। 2007 में आप फिर कितना जोड़ोगे? 5 तो 2012 हो जाएगा। और 2012 में फिर आप जोड़ोगे कितना? 5 तो 2017। 17 के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हो चुका है? समापन हो चुका है। और इनकी जगह अब नई जो योजना आ चुकी है विजन या दृष्टि पत्र के नाम से एक नया क्या चला दिया गया है? प्रारूप चला दिया गया है। तो आपको इस बात का भली भांति क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल आपको किस प्रकार से याद करना है और आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? अब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 बार विराम लिया है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और 3 बार विराम लिया है। तो ये रहा आपका योजना अवकाश का टाइटल। अब आप इसमें चुन सकते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिएगा 10वीं का है 2002 से 2007। अच्छा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी ने क्या बताया है? सही उत्तर बताया, बिल्कुल राइट। 2002 से 2007 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही था? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं होती है। उपयुक्त में से सभी। वापस देखते हैं योजना आयोग के बारे में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसका कैसे पता करें? तो पता करने के लिए देखते हैं सबसे पहले योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसका ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बिल्कुल राइट बात है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 का डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 के ऊपर। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग के द्वारा और राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है? तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत बार बता दिया है, फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूं। योजना आयोग जो था ये तो इसको बनाने का काम करता है, फिर ये बनकर के कहाँ भेजा जाता है? इसको एनडीसी के पास में भेजा जाता है। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। एनडीसी का मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। यह इसकी एक सलाहकारी संस्था है और इसे सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इसे सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। तो यही होगा अंतिम अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री ही इसका क्या होता है भाई? अध्यक्ष होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और योजना आयोग का भी कौन होता है? प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है।
बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तविक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में ये प्रश्न पूछना चाहता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप करता था, जिन्होंने इसका मॉडल रचा था, वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी, मोरारजी देसाई, सीडी देशमुख और पीसी महालनोबिस। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, हमने इसमें बहुत सारे क्या लगाए हैं? उद्योग लगाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, भिलाई उद्योग, राउरकेला और एक दुर्गापुर, ये सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे हैं। और इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? पीसी महालनोबिस, यानी कि डी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नो। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में और छठी पंचवर्षीय योजना में। बात करते हैं भारत में स्वयं पोषित जो विकास का लक्ष्य रखा गया था, वो कौन सी परियोजना का टारगेट था? यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय ये योजना बनी थी, इंदिरा जी के समय योजना बनी, और इसमें आत्मनिर्भरता के साथ विकास की बात कही गई है। और यह योजना कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाली जो योजना थी, यह योजना थी चतुर्थ योजना। क्योंकि हमारी तीसरी योजना बिल्कुल असफल हो गई थी 1961 से लेकर के 1966। फिर बीच में 3 वर्ष का क्या आ जाता है? वार्षिक प्लान आ जाता है। 3 वर्ष का वार्षिक प्लान आ जाता है 1969 तक। फिर उसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना अपनाएगी 1969 से लेकर के 1974 तक। यहाँ पर ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ये टारगेट रखा गया था समपोषित विकास का, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। भारत में योजना आयोग का सर्जन किया जाता है संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अंतर्गत और लोकसभा के एक प्रस्ताव के अंतर्गत। योजना आयोग का सर्जन किस प्रकार से किया गया था? क्योंकि ये एक संवैधानिक तो नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्या योजना आयोग संवैधानिक है? तो आप लोगों का उत्तर होता है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये एक प्रकार से असंवैधानिक है। ये क्या है? एक प्रकार से असंवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ है। किसी भाग, किसी आर्टिकल और किसी अनुसूची में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये क्या है? असंवैधानिक है ना? तो ये एक संसद के अंतर्गत कानून बना या मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर आप लोग सी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या? नो, बिल्कुल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 8 के ऊपर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित रखा गया था कृषि में, उत्पादन में, सेवा में और उद्योग में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो यहाँ पे लक्ष्य था तीव्र एवं अधिक संधारणीय एवं समावेशी विकास। ये तो इसका टारगेट। समय आप लोगों को पता ही चल गया होगा, 2012 से लेकर के 2017। और इसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट रखा गया था लगभग 9% से ऊपर, वो किस पर रखा गया था भाई? सबसे ज्यादा जो टारगेट रखा गया था वो किस पर रखा गया था? कृषि क्षेत्र पे वो सेवा क्षेत्र पे रखा गया था। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है और एक कारण है, दोनों को पढ़ना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं अगर इनको आप टेक्निकल समझ लो तो। नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहारकर्ता के लिए बहुत उपयुक्त है। उपयुक्त दोनों के संदर्भ में कौन सा उत्तर सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि गांव से शहरी स्तर की बात कर रहा है। एक लक्ष्य नियोजन है जो अभी प्राप्त होना है, अभी तक ये टारगेट हमने प्राप्त नहीं किया है, करना है। गांव एक इकाई के रूप में है और आर्थिक व्यवहार के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये दोनों ही कथन और कारण आपस में एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है और ये सही इसकी क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके भाई, बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 10 के ऊपर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो वृद्धि दर था वो कितना था? 5.5, 6.5, 7.6 और 8.5। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो हमने वृद्धि दर रखा था वो कितना रखा था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर आपको पता होना चाहिए कितना था? 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा भाई? बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में, 7वीं में, 6ठी में और 5वीं में। मैंने आपसे बहुत बार ये प्रश्न किया भी है और उत्तर भी मैंने बताया है। आपको दो चीजें तो बिल्कुल याद ही कर लेनी है, असफल और सफल। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना और सबसे असफल। तो जहां पर सबसे असफल की बात आती है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, और जहां पर सबसे सफल की बात आती है तो आपका उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1992 से 1997, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के समय। तो इन दोनों के समय जो योजना चली थी बहुत ही अच्छी योजना थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, यातायात के लिए और व्यापार के लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर किसके लिए रखा गया था? जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक थी? 2002 से लेकर के 2007 वाली। यहां पर जब ये योजना बनी थी तो उस समय देश के पीएम तो थे अटल जी, और जब इस योजना का अंत हुआ तब उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। तो ये दो प्रधानमंत्रियों के बीच की योजना है और इसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट रखा गया था वो किस पर रखा गया था? व्यापार, ट्रेड पर क्या रखा गया था? फोकस किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापार जो है वो सबसे ज्यादा रखा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या चुनोगे भाई? व्यापार, यानी कि डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर। निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहा है। 61 से 66, 67 से 70, 69 से 74 और 70 से 75। ये तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 67 से 70 तक कोई चला ही नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश आ गया था 3 वर्ष का, 1966 से 1969। राइट, यहाँ पे क्या आ गया था? योजना अवकाश आ गया था 3 वर्ष का, जहां पर 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। फिर इसके बाद में ये तीसरी होगी तो चौथी यहां से शुरू होती है। तो ये रहा चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, और ये कोई योजना है नहीं 70 से 75। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी हमने पढ़ा था संपोषणीय और आत्मनिर्भरता
का जो यहाँ पे टारगेट रखा गया था, स्फूर्तिवान आत्मनिर्भरता के साथ विकास का यहाँ पे जो टारगेट रखा गया था, वो यहाँ पे सबसे सटीक बैठता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14, आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है और संघ सूची में। आर्थिक नियोजन की अगर बात की जाए तो ये किसका विषय है? तो भैया आर्थिक नियोजन की बात की जाए तो ये राज्य पे भी लागू होता है, केंद्र में भी लागू होता है। तो सही से अगर इसका उत्तर चुने तो ये संघ सूची का विषय है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों में भी आता है, राज्य में भी आता है और केंद्र में भी। लेकिन ये आर्थिक नियोजन का जो विषय है ये मूलतः संघ सूची का क्या माना जाता है? विषय माना जाता है। तो डी हो जाएगा। 15 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? चौथी में, छठी में, 8वीं में और 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब तक की जो योजनाएं चली हैं उन योजनाओं के दरमियान एक ऐसी योजना आई जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो ढांचा है उसके ऊपर परिवर्तन लाने के लिए, एक बड़ा सा परिवर्तन लेने के लिए सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो आया और सबसे बड़ी सफल पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वही इसका राइट आंसर है। तो भैया कौन सी बनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे सफल 1992 से लेकर के 1997 वाली जो है वही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या चुन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपको चुनना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो अगर बात की जाए कि सबसे सफल की बात की जाए तो ये रही, लेकिन अब तक की सबसे हाईएस्ट है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। अब तक की जो 8.1 जो हमें 8.1 हमें अचीवमेंट होता है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सफल नहीं पूछ रहा है ना। उसके 8वीं के बाद में 9वीं भी आई है, 10वीं भी आई, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जो टारगेट हमने हासिल किया है वो कौन सा रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा है 8.1%, जो हमने 9% रखा था, फिर बाद में इसको 8 किया और 8.1 इसका क्या रहा? रिजल्ट रहा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में $100 बिलियन, $250 बिलियन, $500 बिलियन और $1000 बिलियन। अब देखिएगा लगभग ये 43 लाख करोड़ रुपए की योजना थी जिसमें टारगेट का आधारभूत आकार था $1000 बिलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 बिलियन जो डॉलर है। 17 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1000 बिलियन डॉलर। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्दरता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी था? राष्ट्र और राज्य स्तर पर वित्त आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और योजना आयोग। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इसके लिए, दोनों के लिए क्या है? कार्यरत है। चलो बात करते हैं। तो योजना आयोग ऐसा है जो दोनों के मध्य संघात्मक व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। एक तो संघात्मक का जिसका नाम आजकल नीति आयोग हो ही गया है, और एक आपका एनडीसी राष्ट्रीय डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों संस्थाएं संघात्मक केंद्र और राज्यों के लिए बहुत ही ज्यादा काम करती हैं। अभी 1 जनवरी से इसका नाम क्या हो गया है? 1 जनवरी 2015 से। और ये कब का है? 6 अगस्त 1952 से। ओके। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि थी 2004 से 9, 2005 से 10, 6 से 11 और 7 से 12। मैंने बहुत बार बताया है, अगर आप बैक आना चाहते हो तो बैक आ जाओ। 2012 से 2017 कौन सी थी? 12वीं। अब 12 से क्या हो जाएगी? 12 से कम वाली। तो 12 से कम वाली 2007 से 2012, एक कम कर देंगे तो ये 11वीं हो जाएगी, और 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 12वीं हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007 से 2012
तो 2007 से 2012 ऑप्शन में एक ही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सोलो मॉडल पर, डोमर मॉडल पर, रॉबिन्स मॉडल पर और महालनोबिस मॉडल पर। सेकंड पंचवर्षीय योजना, अभी हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन की बात की थी जहां पर बड़े बड़े उद्योग संयंत्र लगाए गए थे। तो कौन सी योजना थी वो? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को रट लेना, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना? डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया? नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? किसका स्थान लिया? मानवाधिकार आयोग का, वित्त आयोग का, विधि आयोग का और योजना आयोग का। किसका स्थान लिया भाई इसने? किसका स्थान लिया? जल्दी से बता दीजिएगा किसका स्थान लिया। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। योजना आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? 1 जनवरी 2015 से। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास और अपवर्जी विकास। इंदिरा गांधी का बड़ा स्टेटमेंट आया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये तो किस पंचवर्षीय योजना में था? पांचवी में। और हमने कल ही परसों ही पढ़ा था बेरोजगारी हटाओ। बताओ भाई, बेरोजगारी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का था? है ना, बेरोजगारी हटाओ किसका था? कौन सी तो छठी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या रखा गया था? बेरोजगारी हटाओ। और पांचवी का था गरीबी हटाओ। आज तक ना गरीबी हटी है ना बेरोजगारी हटी है। अच्छे अच्छे लोग जरूर हट गए हैं मार्केट से, ना बेरोजगारी हटने वाली ना गरीबी हटने वाली। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही बात है, योजना आयोग के स्थान पर ही तो किया गया है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, क्या ये बात है? इसको देखना है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह सहकारी सिद्धांत पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सदस्य पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष होता है भाई प्रधानमंत्री होता है और पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका क्या होता है भाई? पदेन अध्यक्ष होता है। तो राइट आंसर आप इसका क्या चुनेंगे? आप इसका राइट आंसर चुनेंगे क्या? बी इसका राइट आंसर, जो कि क्या है? गलत उत्तर है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? अभी मैंने आपको पीछे बताया ही है, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी। अब तो आपको मुझे लग रहा होगा कि आपको इतने क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, 200 प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ से पढ़ा दिए होंगे आपको। तो अब तो आपको लगभग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक आना स्टार्ट हो गया होगा, मेरा ये मानना है। बाकी आपको पहले से भी नॉलेज होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास भी है और उम्मीद भी है कि सिलेक्शन भैया आपका होगा। और मैं भगवान से उम्मीद और आशा भी करता हूं कि इसी वर्ष आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपकी पूरी दिनचर्या और आपका जीवन जो है वो सेट हो जाए, ये हम आशा और कामना करते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, चल योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये 1 वर्ष के लिए योजना होती है, 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, 10, 15, 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। अब इसमें क्या छांटना है आपको? एक ऐसा उत्तर छांटना है जो चल योजना। चल का मतलब होता है एक प्रकार से वह योजना जो वार्षिक योजना होती है, मतलब प्रतिवर्ष इसमें क्या बना लिया जाता है। तो ये 1 वर्षीय भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 वर्षीय भी हो सकती है। तो 1 वर्ष के लिए योजना है, 3, 4 वर्षों के लिए निर्धारित भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित भी कर दी जाती है, बिल्कुल सही बात है, और 10, 15, 20 वर्षों के लिए भावी योजना की नींव भी रख जाती है। तो इसमें ऑप्शन अगर चारों हैं तो ये देख लीजिएगा, डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 का डी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा।
26। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के 2016-17 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गोवा। आंकड़ा थोड़ा पुराना है लेकिन एग्जाम का रिपीट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, आईएएस 2018 या 19 का प्रश्न आया हुआ है। तो उस आधार पर इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आपको दोनों चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान वर्तमान में किसका है और यहाँ पर वृद्धि करने वाला टॉप राज्य कौन सा बना था। तो टॉप राज्य यहाँ पर बना कौन सा, तो यहाँ पर भाई टॉप राज्य मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा। और अगर आपको पूछता है कि वर्तमान में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान, तो सीधा ही उत्तर चुन लेना महाराष्ट्र। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है महाराष्ट्र का। क्वेश्चन संख्या 27, प्रमुख व्यू रचनाओं के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना आरंभ की गई थी? योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना आरंभ की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं में, 9वीं में और 12वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रमुख व्यू रचनाओं के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश का जो था वो सबसे ज्यादा था? तो भैया महिलाओं के अंश के रूप में 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जिसमें महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में है 1973-74 में। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। हरित क्रांति 1966-67। अब आप इसको सेट कर लो। तो ये तो दो सबसे पहले, सॉरी 3 फिर 2 फिर 1, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा ना, तो 3 2 1 वाला ऑप्शन बी बैठ रहा है बिल्कुल। 3 2 1 यानी सबसे पहले हरित क्रांति 66-67 में स्वामीनाथन के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। और 1973-74 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? नहीं पूछा है। 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर रही, 4% कृषि विकास दर रही, प्रति व्यक्ति आय उपभोक्ता निर्धनता 10% कम करना इसका टारगेट रखा गया। उपरोक्त सभी इसमें से नहीं पूछा है। तो ये 8% न करके आपको 9% इसको पढ़ना है। तो यानी कि 8.2% के आसपास इसका रिश्यूम था। तो ये 8% न होकर के 8.2 था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है और ये भी क्या है? इसका सही है। तो इसका ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? एसपी गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति और नरसिम्हा समिति। तो इंडिया विजन 2020 जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था और ये किस समिति और कमेटी के रूप में तैयार किया गया था? तो ये एसपी गुप्ता जो था उनके द्वारा ये लिखा गया था। तो विजन 2020 जो है वो किसका है? एसपी गुप्ता का है। चलो जी, आपका सेशन यहाँ पे पूरा होता है। कैसी रही क्लास फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब तक हमने आर्थिक नियोजन के बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़े हैं और 1-2 सीरीज और लेके आने वाला हूं। मतलब मेरा एक टारगेट ले लिया मैंने कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज। और ये देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। और मैं चाहता हूं कि यहीं से आपके एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन मिल जाए, तो हम लोगों का और आप लोगों का जो सफल प्रयास है वो भी और सफल हो जाए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जितना हमारे को, इस चैनल को, संस्था को जितना प्यार दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से आभार, अभिनंदन। क्योंकि एक शिक्षक के लिए एक विद्यार्थी वही समझ पाता है कि एक शिक्षक क्या है और एक विद्यार्थी की जो गरिमा होती है, दोनों के बीच का जो व्यवहार होता है, अगर मित्रवत नहीं होता है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं, तो कुछ और भी अच्छे लेवल के कमेंट देते हैं, लेकिन हम इससे नेगेटिव नहीं आते हैं। हो सकता है वो विद्यार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यार्थी कभी टीचर के ऊपर गलत कमेंट नहीं करता है। वो वे लोग होते हैं ना तो जीवन में कभी सफल हुए हैं ना होंगे,
और वो कोई दूसरे संस्था के भी हो सकते हैं। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट कभी टीचर के ऊपर गलत कमेंट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं हूँ नहीं, मानव तो हूँ। तो ये भी आप लोग जानिए, और आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है, मैं नकारात्मक बातें तो वैसे करता भी नहीं हूँ, लेकिन आते हैं भैया, आप क्या करें, कमेंट आते हैं तो देखना पड़ता है, और बता दिया आप लोगों को, ये मेरा बड़प्पन है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।